वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 का एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। जैसे कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में सॉर यानी कि खट्टा होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जो बेस होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी कपड़े पर करी या सब्ज़ी जिसमें हल्दी मिक्स हो वो किसी कपड़े पर गिर जाए, हम उसको सोप से रब करें तो वो कैसे हो जाती है? रेडिश ब्राउन हो जाती है। क्योंकि जो हल्दी है वो क्या है? इंडिकेटर है और सोप हमारा क्या है? बेस है। तो जब भी इंडिकेटर बेस या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी एक कलर छोड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिटमस के बारे में बताएं। लिटमस क्या है? एक सॉल्यूशन है पर्पल कलर का। ठीक है। ये लाइचेंस नाम के प्लांट से लिया जाता है। लाइचेंस क्या है? लाइचेंस थैलोफाइटा प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। लिटमस एक कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर जिसको हम ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं। लिटमस कैसा? ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, यानी कि ना ब्लू है ना रेड है। ये क्या है? पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है। जैसे कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसी तरीके से रेड कैबेज, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, ग्रेनियम, ये सब भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर्स है जो ये बताते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें क्या लेना है? ग्लास ट्यूब में कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं। ठीक है। उसके ऊपर क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। फिर क्या? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को देखने के लिए हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि उस हाइड्रोजन गैस को एक पाइप से कनेक्ट करके, यानी कि उस हाइड्रोजन गैस को एक पाइप में एंटर करवा के हम सोप सॉल्यूशन के ऊपर से निकालेंगे। ठीक है। मतलब कि एक सोप सॉल्यूशन लेंगे, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे। उसी के जस्ट ऊपर हमें एक कैंडल को जला के रखना है। अगर वो कैंडल पॉपअप का साउंड प्रोड्यूस करती है, डेट्स मीन वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इसी तरीके से जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे NaOH क्या है? बेस है। Zn क्या है? मेटल है। तो क्या मिला हमें? Na2ZnO2 यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हम ले लेते हैं MgCl। ठीक है। सॉरी, इसी तरीके से HCl ले लेंगे। ठीक है। और Mg ले लेंगे। HCl क्या है? एसिड है और Mg क्या है? हमारा मेटल है। तो क्या मिलेगा हमें? MgCl विच इज़ सॉल्ट, और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है। तो जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब आ जाते हैं कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट जिसे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हमें क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, Na क्या है? मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी कोई मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ दी हुई है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी रिएक्शन होती है एसिड और बेस की आपस में तो उससे हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों का ही जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है। जैसे NaOH क्या है? हमारा बेस है। HCl क्या है? हमारा एसिड है। दोनों ने रिएक्ट करा, क्या मिला हमें? सॉल्ट NaCl और H2O यानी कि वाटर। ओके। नाउ जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉमन सी बात है, हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड यानी कि बेसिक,
और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोक्साइड हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है, हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस ने रिएक्शन करी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक जब बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसने किसके साथ रिएक्ट करी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि जो भी एसिड्स हैं और बेस है उनमें एक चीज़ कॉमन क्या होती है, हमने पढ़ा है कि जितने भी एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन है कि दोनों में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तब भी एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, फिर भी बेस क्यों नहीं कराते। इसका ये रीज़न है कि जो हमारे एसिड होते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस के मॉलिक्यूल्स को वाटर में रिलीज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे बेस होते हैं वो OH- आयंस को वाटर में रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोनियम आयंस दोनों के पास है, बट एसिड के पास पॉजिटिव और बेस के पास नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि सारे बेसेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, बट ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको हम एल्कलाई बोलते हैं, और ये टच करने पर कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, और बिटर और कोरोसिव यानी कड़वे होते हैं, और क्या कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी हम एसिड को या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी कि उसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो जो हीट रिलीज होती है ना वो ग्लास को भी तोड़ सकती है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जब भी हम एसिड में या फिर बेस में वाटर को मिक्स करते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए इस प्रोसेस को हम डिल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसमें एसिड और बेस क्या है, हमारा डिल्यूटेड है, और जो वाटर है वो हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कभी भी हमें वाटर में एसिड को मिक्स नहीं करना है, एसिड में वाटर को मिक्स करना है, जिससे कोई हार्म ना हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये हम पता कैसे लगाएंगे, पीएच स्केल की मदद से। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाते हैं, ठीक है। पीएच का मतलब, पी का मतलब होता है प्रोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पीएच में 0 to 14 नंबर होता है, 0 यानी कि वेरी एसिडिक और 14 यानी कि वेरी एल्कलाइन। 0 to 7 कोई भी होगा तो एसिड होगा, और 7 to 14 कुछ भी होगा तो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 से 7 तक क्या है हमारा, एसिडिक, और फिर 7 से 14 तक क्या है हमारा, बेसिक। जो एकदम 0 पर होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 पे हमारा वीक एसिड होगा, 7 पे हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा, और 14 पे हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारी जो बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 तक की पीएच रेंज में रहती है, लेकिन जो रेन वाटर है उसकी पीएच रेंज क्या है, 5.6 है। उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की ये इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे हमारे स्टमक को कुछ हार्म भी पहुंच सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिडिटी भी हो जाती है, ठीक है। इसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटासिड एक ऐसा एसिड है जिससे हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी के एक्सेस यूज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी करते हैं, जिसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे टूथ टिके यानी कि जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं। देखो हमारा जो दांत की जो हमारी पीएच वैल्यू है वो है 5.5, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे दांत है उसके अंदर खाना फंस जाता है, जिससे वो दांत हमारे कैसे हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। कोरोड हो जाने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया जम जाता है और हमारे ये टूथ डिके का कारण हो जाता है। हमारी जो टूथ एनिमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बनी होती है, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है।
अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्माइड में टाइट्रिक, टमाटो में ऑक्जेलिक, सॉर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंड स्टिक में मिथॉनिक और नाइट्रल स्टिक में मिथॉनिक। ठीक है, ये सारे एसिड प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको आप लर्न कर लेना। अब आ जाते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट में, यानी कि कॉमन सॉल्ट से हम कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, हमें पहले क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी, उसके वाटर के साथ रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर से पास करानी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके सॉल्यूशन को हम क्लोर एल्कलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्लोर यानी कि क्लोरीन और एल्कलाई यानी कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कैसे मिलेगा, हमें लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उसके ऊपर से हमें क्लोरीन गैस पास करानी है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, इसके यूज़ क्या क्या है, हम ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन लाइनन की इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं और वुड पल्प की फैक्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, और इसको वाटर को क्लीन करने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे मिलता है, NaCl लो, वाटर लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो और अमोनिया लो। ठीक है, इन सब की रिएक्शन करा तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और हमें मिलेगा सोडियम बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं एसिड टार्ट्रिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम एज अ एंटा एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम फायर एसिड एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा हमें कैसे मिलता है, हमें लेना है सोडियम कार्बोनेट और हमें उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करानी है, तो हमें मिलेगा क्या, वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O। इन सब के फॉर्मूले याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, वॉशिंग सोडा को हम ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, और इसको हम सोडियम कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, पानी को छोड़ देगा और हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम कब करते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम टॉयज़ और कुछ डेकोरेशन के मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ डॉक्टर भी करते हैं किसी भी फ्रैक्चर बोन को पोजीशन में लाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है, इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो जिप्सम मिल जाएगा। जिप्सम को फर्दर हम 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का भी रिवीजन होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।